बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और हर गुजरते लम्हे पब्लिक न्यूज़ आपको अपडेट कर रहा है कि अब कौन सा एरिया है जो इफेक्टेड है और कौन सा एरिया इन डेज टू कम इफेक्ट हो सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन आज के शो के अंदर हम कुछ सोल्यूशंस की बात करना चाहेंगे कि ज़िम्मेदारों का जितना नुकसान हुआ, इंडस्ट्री का जितना नुकसान हुआ, वबाई अमराज जो इन डेज टू कम बहुत सारी फैलना स्टार्ट अभी भी हो गई हैं और इन डेज टू कम भी फैलेंगी, उनके तदारुक में आप और मैं अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं। मुईशत को वापस ट्रैक पे वापस लाने के लिए आप और मैं अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं, और जो जिम्मेदार सबसे ज़्यादा बुरी तरह हिट हुआ है इस सैलाब में, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हुकूमत के साथ आप और मैं अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उन टॉपिक्स पे आज के शो में हम बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मैं ज़रा चंद एरियाज़ जो आज के हैं 18 हज़ारी और लोधरा और जलालपुर पीरवाला वगैरह, यहाँ पर सुना है कि फिर से पानी की सतह जो है बढ़ रही है, अपने रिपोर्टर्स की जानिब जाना चाहूँगा और जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट कर दूँ कि वहाँ पर अभी करंट सूरत हाल है क्या। सबसे पहले 18 हज़ारी का रुख करते हैं, हमें सब्तान अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। सब्तान साहब, क्या सूरत हाल है 18 हज़ारी में भी? जिस पर देखें दरिया मौजों ने एक बार फिर यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालात की तबाहकारियां हो रही हैं, सैकड़ों देहात जो हैं वो इस वक्त बेरियाब हैं, हजारों एकड़ पर करी जो फसलें हैं वो मुतासर हो रही हैं, हजारों की तादाद में जो अफराद हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो हर दूसरे घर की चार दीवारी जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मुनहदम हो चुकी है। कई देहातों में लोगों ने नकल मकानी तक नहीं की है क्योंकि उनके पास कोई और महफूज जगह तक नहीं थी। बिहारीदार गवर्नमेंट ऑब्वियसली आप लोगों को पुश तो कर रही होगी ना, लोगों को वहां से कह तो रही होगी कि ऊंचे मकाम पे चले जाएं या यहाँ से नकल मकानी करें। जी बिल्कुल, बार बार कहा जाता रहा है, लेकिन लोगों के पास नकल मकाने के लिए कोई जो है ना वो महफूज मकाम था ही नहीं। फ्लड रिलीफ कैंप जो थे वो मीलों दूर थे। और यहाँ पे जी मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा, हमारे 18 हज़ारी और उस एरिया में जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, कि थोड़ा सा प्लीज लुक इनटू दैट, कि लोगों को वाकई मूव करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं खुद सैलाब कवर करता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इवेंचुअली करवाना पड़ेगा। अगर कीमती जानें हमने बचानी है तो करवाना पड़ेगा। ताजा लोधरा में भी बताया जा रहा है कि पानी की सूरत हाल, वहां पर भी पानी बढ़ता जा रहा है। आफ्ताब साहब, लोधरा की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर मैं लोधरा की बात करूं तो पंजाब के दीगर अजला की तरह लोधरा में भी जो दरिया सतलुज में जो पानी है उसमें काफी हद तक जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहाव भी तेज हो चुका है। इस वक्त जो इम्प्रेस ब्रिज है लोधरा के मकाम पर, तो वहाँ पे 1,05,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो गुजरा है और इस वक्त जो गेज है वो 12.5 फीट तक जो है पहुंच चुकी है। और अगर मैं ये बात करूं तो 1955 का जो फ्लड था उस वक्त जो गेज थी वो 15 फीट थी और तकरीबन 1955 का जो फ्लड था उस हिसाब से 2.5 फीट का जो फासला वो रह गया है। और पानी का जो बहाव प्रेशर काफी तेज है, जिसकी वजह से जो यक के बाद जो दिगर जो बंद थे वो टूटना शुरू हो गए, जिसमें कैरोड पक्का और लोधरा जो है वो शामिल है। और खासतौर पे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा की जानिब से तोड़े जा रहे हैं सर, बंद जो है वो पानी के प्रेशर और तेज बहाव की वजह से वो टूट रहे हैं, जिसमें सैदीवाला, मुरादपुर, जोगजानन, जोगवड़ेल, जागीरोड़ा, जागीर किकरी और इसकी जो मुल्हिका जो बस्तियां थी, जिसमें खासतौर पे बस्ती मेतला, जोक उत्तरा, चद्दड़, हाशिम वाला, सादात भट्टा जो है इसके जो मुज़ाफात हैं उसमें तकरीबन जो 24 जो देहात हैं वो इस वक्त जो वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और इसमें जो दर्जनों जो बस्तियां थी वो सैलाबी रैली की वजह से वो बहुत ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं फसलों की बात करूँ तो नकल मकानी जो भी सप्तान साहब बता रहे थे, नकल मकानी लोगों ने की है या लोग यहाँ पर बेड़े में कि नहीं अपने माल मवेशी छोड़ के हम नहीं जा सकते यहाँ से? तो सर इस हवाले से लोधरा की अगर मैं बात करूं नकल मकानी के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से जो थे इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन खासतौर पर जो लोग हैं वहाँ पे नकल मकानी के बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत जो वो नकल मकानी करें, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो वजह यह है कि यहाँ पे जो रिलीफ कैंप थे इंतजामिया की जानिब से वो लोधरा शहर में बनाए गए थे और जो मुजाफाती जहाँ पे जो दरियाई जो सैलाब का जो पानी है वो जो है वहाँ से काफी दूर है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। और खासतौर पर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो जा रहा है, क्योंकि सैलाबी पानी की वजह से यहाँ पे दीगर जो फसलें थी जहाँ पे वो मुतासर हुई हैं, तो वहाँ पे जो चारा जात की जो फसलें थी माल मवेशियों के हिसाब से वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। अब वहाँ पे जो मुतासरा जो लोग थे उनसे हमारी बात हुई है तो उनका इस हवाले से यही कहना है कि यहाँ पे जो चारा जात है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पे जिनकी जो चारा जात की अपना ख्याल रखिए। नाज़रीन, मैं जरा जलालपुर पीरवाला का भी एक क्विक अपडेट लेना चाहूंगा। नईम साहब, क्या सूरत हाल है जलालपुर पीरवाला में? सर जलालपुर पीरवाला में ये तो दरिया सतलुज और जो दरिया चनाब है ये दोनों जलालपुर पीरवाला में मिलते हैं, तो इन्होंने तबाहकारियां मचा दी हैं। कई मुअत्तद बांध टूट चुके हैं सर, जिसके बायस सैकड़ों देहात ज़ेरे आब हो चुके हैं और हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुके हैं सर। नाजरीन, सब्तान साहब, आफ्ताब साहब और नईम साहब हमें अपने अपने एरिया से अपडेट कर रहे थे कि सैलाब की सूरत हाल अभी है क्या, लेकिन अब जिस तरह मैंने ओपनिंग में भी अर्ज किया था कि सोल्यूशंस की जानिब ज़्यादा बात की जानी चाहिए। सैलाब की तबाहकारियाँ वी ऑल नो दैट कि जारी हैं,
लेकिन अपने किसान बहन भाइयों के लिए, अपने सैलाब मुतासरीन के लिए आपको और मुझे हुकूमत के साथ मदद कहाँ पे करनी है, उनके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस सेगमेंट के अंदर, शो के बाकी हिस्से के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हमारी मेनली हिट हुई हैं, कौन कौन सी बीमारियां इन डेज टू कम फैलेंगी। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन किया खालिद खोखर साहब ने, सदर हैं किसान इत्तेहाद की। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हिट किसान हुआ है। शमसुल इस्लाम साहब हैं, माहिर मौशियात हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मईशत की बेहतरी कितना, पहले डेंट कितना पड़ा मईशत को, और इसकी बेहतरी के लिए आपको और मुझे क्या करना है, हुकूमत को क्या करना चाहिए। और डॉक्टर सलमान चौधरी साहब ने मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, माहिर हैं वबाई अमराज के। मैं आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से शमसुल इस्लाम खान साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब तक ओवरऑल मईशत के कौन कौन से सेगमेंट्स हिट हुए और कितना नुकसान एक्सपेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। जी देखें, सैलाब का जैसे आपने कहा कि जी हुकूमत का काम नहीं है रोकना, इसको हम लोगों ने भी मिलकर रोकना है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं कि जी जो गवर्नेंस होती है वो हुकूमत के हाथ में होती है, मेरे और आपके हाथ में कभी भी गवर्नेंस मैंने रोकने का नहीं कहा, मैंने सोल्यूशन का कहा है कि मदद हम सबको करनी पड़ेगी। मैं रोक नहीं सकता, आई नो दैट ना, आप रोक सकते हैं, मेरे से बात करो कि वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प ईच अदर, दैट्स व्हाट आई सेड। जी, इसमें अब हमने ये करना है कि जो लोग जितने भी जहाँ पे सैलाब आए हैं, चाहे वो केपी के ले लें या पंजाब का इलाका लें और साउथ पंजाब लें, सारे के सारे वो रास्ते हैं जहाँ पे सैलाब सदियों से उसी रास्ते से सैलाब गुजरते रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अब तक को 3 दर्जन के करीब सैलाब आ चुके हैं, हमने उन रास्तों में आबादकारियों को नहीं रोका। यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट बड़ा हावी होता है कि लोग जब देखते हैं कि जी सतलुज अब सूख गया है, रावी अब सूख गया है, चनाब में अब पानी कम आएगा, तो लोग आबादकारी शुरू कर देते हैं, वहाँ पर कच्ची झुग्गियाँ बना के काश्तकारी शुरू कर देते थे। वो एक फ़ायदा होता था उस लोगों के इलाके के बासर लोगों को, लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि जानी तौर पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और ख़ास तौर पे इस सैलाब में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है एग्रेरियन तबके का, वो उनके घर हैं, जो घर कच्चे घर बनाए जाते हैं ज़्यादातर पंजाब में। आपने देखा है कि वो घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए, उनको दोबारा रीबिल्ड करने का। फिर नंबर 2 पे आता है कि उनके जो जानवर थे, जो एक तरह का उनका बैंक होता है, उन बैंकों के में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि वो जानवर उनके बह के चले गए। कुछ लोगों ने कोशिश की कि जानवर बचा सकें, लेकिन फिर भी वो उसमें नाकामी हुई और उसके जानवरों की बहुत बड़ी तादाद जो है सैलाब के अंदर बहती हुई हमने देखी, आपने देखी वीडियो में। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पाकिस्तान को अब एक साथ मुत्तहद होकर, जिस तरह से इंडिया ने आपके ऊपर जारियत की थी तो पाकिस्तान मुत्तहद नजर आया और उन्होंने उसका चंद दिनों में इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और उसको भारी नुकसान उठा के फिर दुनिया से अपील करनी पड़ी कि जी सीज फायर करा दो। तो इंडिया ने वो नाकामी देखने के बाद आपके ऊपर एक आबी जारियत की है और उस जारियत में आपके पास पानी देखें जो रावी में बिल्कुल नहीं आता था, सतलुज आपका एक अरसे से खुश्क हो चुका था, वहां पर पानी छोड़ा। 3 दरियाओं के पानी छोड़ने से आपकी जो इकोनॉमी है, जो मईशत पाकिस्तान की चलती है, वो एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री आती है, तो इंडस्ट्री का जो जितनी इंडस्ट्री है उसकी मैक्सिमम इंडस्ट्री जो लगी हुई है वो एग्रीकल्चर से लिंक है। वो कॉटन की इंडस्ट्री ले लें, टेक्सटाइल की जो है तो कॉटन से लिंक होती है, चाहे आप उसमें वीट ले लें या आप राइस ले लें या दीगर फसलें ले लें, उन तमाम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जब आपकी सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो उनका नुकसान पहुंचा। तो ओवरऑल जो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे पास कोई पाकिस्तान में जो लॉसेस का सामने आ रहा है, जिसको मैंने एक रफली कैलकुलेट किया है, $25 बिलियन का लॉस पाकिस्तान को होगा। अभी जब नंबर्स आएंगे आपके सामने पता चलेगा। आपने खुद का 1.4 मिलियन एकड़ की आपकी जमीन जो है वो उसको तबाह हो गई, ज़राई काश्त की जमीन तबाह हो गई, फिर इसका असर आपकी बरामदात पे आता है, एक्सपोर्ट्स पर। इंटरप्टिंग यू है, लेकिन मुझे याद है 2022 वाला जो सैलाब था उसमें साउथ पंजाब हमारा सिर्फ हिट हुआ था, इस बार तो सेंट्रल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बहुत सारे रीजन और भी हिट हुए हैं। इवन एट दैट टाइम हमारे लॉसेस कोई 15 to 20 बिलियन डॉलर्स थे। और आई थिंक इस दफा तो इंटेंसिटी, इस बार ज़ेरे आब आने वाला रकबा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो पिछले सैलाब से कई गुना ज्यादा है सर। बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अभी इनिशियल एस्टिमेट मेरे $25 बिलियन के हैं जो बढ़ सकते हैं। अभी आपका सैलाब ने जो सही तरीके से जो हिट करना है सिंध को, वो अभी नहीं किया। तो मैंने अभी आपको जो है केपीके और पंजाब का सारा बताया है। और इस दफा नुकसानात आपको ज्यादा हुए कि आप देखेंगे जो शहरी इलाके थे वहां तक पानी पहुंचा। लाहौर में देखें वहां पानी आ गया, शादरा ये दरिया के पास कभी पानी नहीं होता था, यहाँ तो एक दफा हमने रैली, मोटर रैली चलाई की थी, लेकिन आज वहां पर भी आप सैलाब आ रहा है। तो मसला कहने का यह है कि एक तरफ आपके पास मकार दुश्मन है जिससे आपने निपटना है, वहां कौम मुत्तहद हो जाती है,
लेकिन फिर जहां पर सिविक सेंस को अपनाना है तो वहां हमारी कौम जो है थोड़ी सी पीछे रहती है। आप यहाँ पे भी होंगे जो इंशाल्लाह, आप और मैं, हम सब मिलकर इकट्ठे होंगे यहाँ पे भी। जरा मैं आगे खालिद खोकर साहब को भी ऑन बोर्ड लूं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा हिट पाकिस्तान में इस दफा जिम्मेदार हुआ है, किसान हुआ है, छोटा जिम्मेदार हुआ है। सर एस्टिमेशन आपके पास क्या है? इकोनॉमिक लॉसेस कितने हैं, जानवरों का लॉस कितना है, जाने कितनी कीमती जाया हुई हैं? जरा थोड़े से नंबर्स जो आपके पास हैं पहले वो बता दीजिए, फिर सेकंड सेगमेंट में हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त क्योंकि तीनों दरिया बपरे हुए हैं, चनाब भी है, रावी भी है और सतलुज भी है, और ऊंचे दर्जे का सैलाब है सब में। और ये पहली दफा, इसमें कोई शक नहीं, गिलगित बल्तिस्तान भी बारिशों से तबाह हुआ, सैलाब वहां भी ऐसे रिले आए, KPK में भी और पंजाब में भी, अब सिंध में जा रहे हैं जी। इस वक्त पंजाब में जो हम अंदाजा लगा रहे हैं जी, जो फसलें हमारी तबाह हुई हैं उसमें चावल की फसल है जी, गन्ने की है, मक्की की है, कपास की है, तमाम सब्जियात हैं, तमाम चारा जात हैं। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो फिश फार्मर का नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका पर एकड़ जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है जी। और वो एक दफा बिल्कुल जीरो हो जाता है। 8 लाख रुपए उनका पर एकड़ खर्चा है। जब सैलाब आता है तो वो एक फिश भी उसमें बाकी नहीं रहती, यानी कि उनकी तो बिल्कुल ही कमर टूट गई है। बाकी काश्तकार का भी यही हालात है। अब इन मेजर फसलें जो नुकसान हुई हैं, इस वक्त उनकी टोटल एस्टिमेशन लगाना कोई, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि तकरीबन 4000 मवाजियात जो इफेक्ट हुए हैं पंजाब के, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। अभी पानी आगे जा रहा है जी, अभी पानी फसलों में खड़ा है, पानी बाहर निकलेगा तो अंदाजा लगेगा कि कितना उससे है कि चावल की फसल कहीं बचत भी हुई है या नहीं हुई, ये सारी की सारी उड़ गई है। मक्की की फसल तो बिल्कुल ही जहां पे पानी आया खत्म हो गई, कपास की जहां पानी आया खत्म हो गई, गन्ने की फसल के बारे में देखा जा सकता है कि बाद सब्जियात तमाम खत्म हो गई और खुसूसन चारा जात सारे खत्म हो गए। अब हमारे लिए चैलेंजेस हैं। चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगली फसलें कैसी काश्त होंगी, फूड सिक्योरिटी में कैसे काश्तकार इस 25 करोड़ आवाम का ख्याल रख सकेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। दूसरा ये कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से काश्तकार बहुत परेशान है। एक्चुअली काश्तकार और हुकूमत के दरमियान इत्मीनान का रिश्ता खत्म हो चुका है। माजरत से आपको रोक रहा हूं, क्योंकि हमारी गंदम। खालिद साहब, मैं 2-3 दिन पहले खुद सैलाब हिट एरियाज में गया हुआ था, मैंने एक शो की रिकॉर्डिंग वहां से करनी थी। सर जहां पे आप बात कर रहे हैं ना, इन डेज टू कम हम देखेंगे कि राइस क्रॉप या हमारी कहां तक बचे चावल, सर 4-4, 5-5 फुट पानी तो भी उन एरियाज में खड़ा है कि जहां पे 15 दिन पहले सैलाब ने हिट किया, 10-12 दिन 15 दिन पहले हिट किया। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे जहां पे पानी 4 दिन खड़ा हो गया ना जी 3 फुट से ऊपर, वो फसल तो 100% खत्म हो गई, उसका बचने का कोई चांस नहीं है। चावल की फसल भी, हालांकि चावल की फसल को पानी ज्यादा चाहिए होता है। इस वक्त जो आपने चैलेंजेस की बात की, हमारे लिए ये जो चैलेंजेस है ना, सिर्फ हमारे लिए ये सैलाब चैलेंज नहीं है जी अकेला, हमारे लिए और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि सैलाब आने से पहले आपके सामने गंदम उस वक्त 3200 पे चली गई थी जी। इसी तरीके से काश्तकार ने फैसला कर लिया था कि अगले साल मैं गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी लेके आऊंगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत और काश्तकार के दरमियान में इत्मीनान का रिश्ता खत्म हो रहा है, क्योंकि हुकूमत ने इस गंदम को डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेट करने के बाद अब उसको हुकूमत रेगुलेट कर रही है। जब काश्तकार से गंदम छीन ली गई बड़े सस्ते दामों के, उसकी पैदावारी लागत थी 3300-3400 रुपया और उसको रेट मिला 1900, 2000, 2100 रुपया, यानी कि उसकी पैदावारी लागत ही उसको वापस न मिली। यानी कि 2 सालों में फसल का, सिर्फ गंदम की फसल में काश्तकार को 2200 अरब रुपया असल रेट से उसको कम रेट मिला जी। अब सवाल पैदा होता है कि जहां पे सैलाब आया जी, वहां तो लोगों की, काश्तकार की दुनिया ही उजड़ गई है, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। घर में जो कुछ था, उसने गंदम रखी हुई थी, आटा पड़ा था, दालें थी, चीनी थी, घर का सामान था, रहने सहने के सामान था, अगर किसी बच्ची का कोई जेवर था या उसका जहेज बना के रखा हो, यानी कि जो कुछ था कोई उसके पास बाकी ना, इमारत बाकी रही उसकी। अब अगली फसल वो कैसे काश्त करेगा, देख रहे हैं एक। दूसरा, मैं क्योंकि फील्ड में रहा हूं 2010 में और इस सैलाब में एक बहुत बड़ा फर्क मैं देख रहा हूं, अवाम में फर्क देख रहा हूं बहुत बड़ा। 2010 के अवाम में मुझे तमाम मुखय्यर हजरात सैलाब में नजर आ रहे थे। Agreed, तमाम जो मुखय्यर हजरात मुख्तलिफ सैलाब में नजर आ रहे थे, वो जाके लोगों की सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह वो जज्बा नजर नहीं आ रहा जी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम एक चीज छोड़ दें कि हुकूमत ही सिर्फ अकेला करेगी, नामुमकिन है कि अकेली हुकूमत के पास इतने सोर्सेज हों कि तमाम लोगों को वो मदद कर सके। जब तक हम एज ए कौम साथ खड़े न हों, ये तो वक्त है कि हम पूरी कौम मिलके उन लोगों का साथ दें जिनकी दुनिया उजड़ गई है। आप यकीन कर ले, मैं लाहौर था 3 दिन पहले, मेरे गाँव की नहर टूट गई अचानक, जहाँ पे सैलाब आने का कोई खदशा ही नहीं है जी, खारेवाल में खदशा ही नहीं है कोई।
वहां पे अचानक पानी आया, नहर टूट गई। मैं जाके जब मैंने देखा चंद घर गिरे हैं वहां पे, लोगों के कच्चे मकान गिरे हैं, जब मैं उनसे मिला हूं, मैं उनके जज्बात का लफ्जों में इकट्ठा करके नहीं बता सकता। ये तो चंद घरों वाली बात है जहां पूरी पूरी बस्तियां उड़ गई हैं, ऐसे पूरे ही है। पूरे मवाजियात खत्म हो गए हैं। तो वहां क्या होगा, यानी कि उनके जज्बात की शिद्दत मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही है सर, लेकिन प्राइवेट पता नहीं सेक्टर क्या में। वजह कि वो जज्बात की शिद्दत हमारी 25 करोड़ आवाम तक नहीं पहुंच रही। सर इस पे भी बात करते हैं, हालांकि इस पे भी बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा आगे चल के शो में मुझे पर एकड़ कुछ कॉस्टिंग भी कर दें कुछ फसलों की, वो भी बड़ा जरूरी है ताकि इन डेज टू कम लोगों को पता तो रहे कि हमारा नुकसान जिम्मेदारों का स्पेशली हुआ कितना है। डॉक्टर साहब हम सॉरी आपको थोड़ा वेट लंबा करना पड़ गया। ये आप देख रहे हैं सूरत हाल है क्या, मिलियंस ऑफ एकड़्स है, ये कोई 1,50,000 एकड़ नहीं है, मिलियंस ऑफ एकड़ है जो हिट हुआ है एट दिस मोमेंट। ऑब्वियसली वहां पर आबादी भी मिलियंस की है, बीमारियां बहुत फैलेंगी इन डेज टू कम। बिल्कुल ऐसा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हम एंटीसिपेट करें कि ये बीमारियां आपके सैलाब से फैलें? जी जी साकिब भाई, सबसे पहले अगर बीमारियों की बात करें, जिस तरह साथ वालों साहब ने ये बताया कि हर शोबा ज़िंदगी इफ़ेक्ट हुआ है इससे, तो इसमें जो मेडिकल जो वाला शोबा है वो सर फहरिस्त है। उसके लिए हम अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे ऊपर से चलें, सबसे पहले स्किन है हमारी। जी, स्किन की बात करें तो फिंसियाँ, फोड़ों का हो जाना, फंगल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो आँखों के शुबे चश्म के अमराज, और उसके नीचे अगर हम अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की तरफ आ जाएँ जिसके अंदर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, और उसके बाद डायरिया, डायरिया के अलावा मलेरिया और डेंगू, ये मच्छरों की पैदाइश क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, इसका बढ़ जाना ये बहुत आम है। और अगर इन सारी बीमारियों को देखा जाए तो इससे हमारे जिस्म का ओवरऑल हर पार्ट ही इफ़ेक्ट होता है इन बीमारियों की वजह से। और इन बीमारियों का ताल्लुक सर से लेके पाँव तक है। आँखों से भी ताल्लुक हो गया, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी हो गया, हमारे जीआईटी से भी हो गया, स्किन से भी हो गया। तो अगर इन सारी बीमारियों को हम मद्देनज़र रखते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएंगे तो कल को हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होगी। अगले सेगमेंट में आते हैं, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि ये मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो अफेक्टेड हैं। बिल्कुल ऐसे ये वहाँ से बीमारियाँ ट्रेवल करके बाकी इलाकों में भी आएंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब ऐसी कोई वबाई बीमारी आती है तो उसकी वजह से सबसे पहले हमारा एयर इंडेक्स वो ख़राब होता है, वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। एयर इंडेक्स ख़राब होने की वजह से एयर की कोई लिमिट तो नहीं ना जहाँ उसने जाना है, वो इन्वायरमेंट में फैलती है और जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस करेगी। और इसी तरह जो पानी वैसे जो फ्रेशली जो फ्लडेड एरियाज हैं वहाँ पे तो एयर क्वालिटी बेहतर नहीं होगी कि वहाँ पे पोल्यूशन कम फैलेगी ना, वो एयर क्वालिटी बेहतर नहीं होगी वहाँ की? बेहतर नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब पानी आने की वजह से एक जगह पानी इकट्ठा होता है, उसकी वजह से जम जो है वो उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है, रेप्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो एयर इंडेक्स है वो ख़राब हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें, और वहाँ से वो ट्रेवल एयर के साथ, एयर के साथ और पानी के साथ। देखें, जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आल्दो हमने फ़िल्टर लगाए होते हैं, मगर वो आता तो ज़मीन से पानी है ना। जब ज़मीन से पानी आना है तो जो बैक्टीरियाज है उन्होंने इर्द गिर्द हर जगह पे फैलना है। जब फैलेंगे वो सारे पानी को, तो है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी पीने का जो फिल्ट्रेशन के बाद या जो बोर से पानी आ रहा होता है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो वो फ्लडेड वाटर का उससे भी कुछ लेना देना? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो फ्लड वाला पानी होता है ये एब्जॉर्ब होता है, ज़मीन की तहें हैं, सबसे ऊपर मिट्टी है, फिर रेत है, फिर नीचे जाके पानी आता है। जब वो रेत वाली लेयर को क्लास करके नीचे पानी की तरफ जाता है, फिर वहाँ से इंटैक्ट होता है जर्म्स का और पानी का, और उसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो अगले जिस तरह खालिद खोकर साहब ने कुछ सेगमेंट्स की निशानदेही की कि हमारी क्रॉप्स गई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री गई, ऑब्वियसली जब कॉटन नहीं है तो कॉटन पहले भी दो कि हम कुछ तो इम्पोर्ट करते हैं, बट जो लोकल हमारी प्रोडक्शन थी, शुगर प्रोडक्शन हमारी, वीट, राइस, वो सब का सब तबाह हो गया। तो उसके ऊपर इकोनॉमिक उसका लीज पैक क्या आएगा, इकोनॉमिक हमारे बर्डन्स क्या क्या बढ़ेंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, उनके ऊपर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ हुई। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था आपको कि हमारा ऑब्वियसली इकोनॉमिक बर्डन जो है या जो क्राइसिस हैं ये बढ़ते जाएंगे इन डेज टू कम, और फिर ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या, ये पूरी कौम भी इकट्ठी होकर भी हम सारे के सारे शायद इस कुदरती आफत से फाइट बैक करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। रीज़न कि ये सिर्फ हम पे आफत जो आन गिरी है वो 0.8% एमिशंस हम ऐड करते हैं कार्बन एमिशंस ग्लोबल वार्मिंग में, और पूरी दुनिया की एमिशंस का विक्टिम जो है वो पाकिस्तान बनता है। शमसुल इस्लाम साहब, यहाँ पर सिंस ये आपका सब्जेक्ट बनता है, सर ऐड हम कर नहीं रहे कुछ, मार सबसे ज़्यादा इस कुदरती आफत से हमें पड़ रही है,
क्या हम इंटरनेशनली लोगों को एक्नॉलेज करवाने में कामयाब हुए हैं कि भाई करते तुम हो भरते हमें? और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये पूरी दुनिया की सेकंड वॉर है जो हम लड़ रहे हैं। पहले पाकिस्तान वॉर ऑन टेररिज्म लड़ रहा था, आज तक लड़ता आ रहा है। पूरी दुनिया की जंग थी, लड़ते हम आ रहे हैं। आज ये ग्लोबल वार्मिंग की बारी आ गई तो सबसे पहले हिट हम हो रहे हैं और जंग पूरी दुनिया की लड़ हम अकेले रहे हैं। सर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा वुल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इस रीजन में, वो ख़ास तौर पे जो इस रीजन के अंदर डेवलप्ड और इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके बॉर्डर के साथ ही इंडिया है जिसने पंजाब तक अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई हुई है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, जिससे एमिशन हो रही है। फिर आपके दूसरे ममालिक हैं। इसके अलावा जो वेस्ट में अगर जा देखें, जो चैंपियन कहलाते हैं कि जी आप एमिशंस को कंट्रोल करो, कार्बन टैक्स और लेवी और इस तरह की बातें वो इंट्रोड्यूस करते हैं। पेरिस कन्वेंशन में भी बातें हुई, लेकिन वो जो जिम्मेदार हैं सारे के सारे वो उन डेवलप्ड कंट्रीज को, खास तौर पे पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर से उसकी इकोनॉमी की जो आपकी जो है मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, और ज़राअत सबसे पहले मौसम के असरात से तब्दीली के हिट होती है, तो उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर आई। आपने देखा कि हमने जब 2022 का सैलाब आया तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी कमिटमेंट भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हमें मिला बहुत कम, ना होने के बराबर था। तो हमारी बल्कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज में अगर एमिशंस हो रही है तो उसको कंट्रोल करें, आप ग्रीन एनर्जी पे जाएं, आप उस पर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन की उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं वो इन्फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान बिल्कुल आपने सही कहा, अराउंड 0.6% की कंट्रीब्यूशन करता है कार्बन एमिशन की, लेकिन ये जो सारे का सारा जिम्मेदारी जो आ गई है वो इस वक्त पाकिस्तान पे आई है। तो इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा कि एक इसकी तबाही से निकलना पाकिस्तान के बस में नहीं है। आपको एक क्लाइमेट का जो फाइनेंसिंग है उसको दोबारा IMF को, डोनर को रिक्वेस्ट करनी होगी कि उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। दूसरा, आपको अभी कोई आप रिलीफ फंड देंगे, अभी लेटेस्ट जो आपकी फिगर आई है 1.3 बिलियन जो है आपने रिलीफ फंड, फ्लड के लिए रिलीफ फंड दिया है, जो आटे में नमक और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा देने पड़ेंगे। यहाँ IMF के प्रोग्राम में भी है, तो IMF को भी अब रिलैक्सेशन देनी होगी, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है जिसका शिकार हम हो रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी मुसलसल आप देखें कि उसमें GDP की ग्रोथ बिल्कुल नीचे तक आ गई, जीरो से गई, और अब मुश्किल से हम कोई 2.8% तक पहुंचे। अब आते ही फिर हम जहां रिकवरी कर रहे थे फिर हमारे ऊपर सैलाब आ गया। तो यहां आपके डोनर्स को भी साथ आपको देखना पड़ेगा, एक आपको एक रिलैक्सेशन देनी होगी, साथ में इन किसानों को जो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियों ने किसानों को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे हाजी साहबान भी हैं जिन्होंने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। जंग का एस्केलेशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो उस वक्त जखीरा अंदोजी शुरू हो गई थी, चावल की, गंदम की और दीगर अजनास की जो हम खाते हैं, और आज तक मुसलसल वो चल रहा है। 1800 रुपए की गंदम जो थी वो 4000 रुपए मन तक गंदम पहुंच गई। तो हमारे पास, मुल्क के पास जब एक होर्डिंग का ऑर्डिनेंस भी है, प्रॉफिटेरिंग भी ऑर्डिनेंस है, लेकिन नामालूम क्या वजह है कि जो जखीरा अंदोजी करते हैं उनके ऊपर कोई इतना खास बड़ा क्रैकडाउन नहीं होता। शुगर में भी हुआ, अब आप देखें गंदम में भी आपको आई वॉश के तौर पे कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जखीरा दुनिया का कोई मुल्क अलाउ नहीं करता कि वो इतनी बड़ी गंदम कोई लेके रख ले, अपनी कॉटन की फैक्ट्री में रख ले या अपनी राइस की फैक्ट्री में रख ले या कहीं भी रख ले। आपको ये मार्केट में लाना होता है। मार्केट चलती है सप्लाई एंड डिमांड पे। आपके पास को अराउंड 34 मिलियन टन की जब गंदम पैदा हुई, आपने एक तरफ तो किसानों को मारा, लेकिन साथ ही उन होल्डर को, उनको जो है पैम्पर्ड होल्डर को, जो आपने उनको जो ब्लू आई बॉयज थे उनको आप मार्केट में ला रहा है। अब वही होल्डर गंदम मार्केट में ला रहा है, जिस तरह आपने फरमाया कि 4000, मुझे तो है कि कहीं पर मैंने कल सुना कि 4200 रुपए मन पे भी रेट पहुंचा पड़ा है। मार पड़ी किसान को, खालिद खोकर साहब को, मुझे, या अगर आप जिम्मेदार हैं कोई, तो हमें सबको मार पड़ी, और उससे हमने रिकवर नहीं किया था और आगे से सैलाब आ गया। सर, इस पे थोड़ा सा आगे चल के हमें इंटरनेशनली क्या करना है, मैं आपकी जानिब वापिस आता हूँ। खालिद खोकर साहब, मैं चाहूंगा कि रफली जरा कोई कैलकुलेशन मुझे दे दें अपने देखने वालों के लिए। चावल के पर एकड़ का कॉस्ट क्या आई, गन्ने की कॉस्ट क्या आई, कपास की कॉस्ट क्या आई, उससे हम रफली कुछ ना कुछ अपने नाज़रीन को कम से कम बताने में कामयाब जरूर हो जाएंगे कि किसान को मार पड़ी कैसे है इस सैलाब में भी। देखें जी, जो कॉटन पे पर एकड़ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, मैं लीज के अलावा बात कर रहा हूँ, ठेके के अलावा बात कर रहा हूँ, उसमें ठेका शामिल नहीं है। ठेका में पहले बता रहा था 1.5 से पौने 2 लाख एवरेज ठेका जो है 1.5 से पौने 2 लाख रुपए एकड़ का हमारा खर्चा है कपास के ऊपर जी।
और इसी तरीके से हमारी तकरीबन जो चावल की फसल जी। है, चावल की फसल के ऊपर भी हमारा कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए खर्चा आ जाता है जी। सर ठेका डाल के गन्ने की फसल पर एकड़, अच्छा गन्ने की फसल के ऊपर हमारा जो पर एकड़ खर्चा जी। है वो 2.5 लाख रुपए पर एकड़ खर्चा है गन्ने की फसल का मिनिमम। ओह, अच्छा फिश के ऊपर हमारा कोई 8 लाख रुपए फी एकड़ हमारा खर्चा है जी। इस तरह मुख्तलिफ सब्जियात का मुख्तलिफ खर्चा है, चाराजात का मुख्तलिफ खर्चा है। यानी कि मक्की इस वक्त क्योंकि काश हो चुकी थी, अभी उसकी यानी कि इब्तदाई स्टेज थी, तब भी उसका तकरीबन 1 लाख रुपए तक कंफर्म उसका खर्चा जो काश्तकार कर चुका है जी। यानी कि खर्च के लिहाज से बहुत ज्यादा काश्तकार का खर्चा है। अब और ये असल मकई चीज का है कि आपने अगली जिक्र किया, फसलें बाकी काश्तकार फसलों कैसे का काश्त करेगा। खालिद साहब आपने मकई का जिक्र किया, बाकी फसलों का जिक्र किया, इनमें से बहुत सारी इजनास हैं जो कंट्रोल शेड के पोल्ट्री की फीड में भी यूज होती हैं। तो इसका मतलब है डेज टू कम मैं ये भी एक्सपेक्ट करूं कि पोल्ट्री की प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी। सर देखा, पोल्ट्री की फीड में मक्की इस्तेमाल होती है, मेज हमारी जो है वो इस्तेमाल होती जी। है, तो साफ ज़ाहिर है कि उसके रेट भी दाम भी बढ़ेंगे अगले साल जब क्योंकि मेज की काश में ऑलरेडी कमी थी सैलाब आने से पहले, ये भी मैं आपको अर्ज करूं। कपास की काश में ऑलरेडी कमी थी, हाँ गन्ने और चावल की फसल का पूरी काश थी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए आप कि जिन बीमारियों का जिक्र हमने पहले सेगमेंट में किया, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, जो क्विकेस्ट रेमेडी है जिसको कह लीजिए फर्स्ट एड, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे नाज़रीन के लिए, वही बता दें। जी साकिब भाई, अगर हम रेमेडीज़ और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले इन चीज़ों को लेने से पहले एक चीज़ हमें माइंड में रखनी होगी कि वबा का आना इंसान के अख्तियार में नहीं, मगर उससे बचना और एहतियाती तदाबीर करना इंसान के अख्तियार में है। बिल्कुल ठीक बात। इन्हीं चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए स्टेप्स लें तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जिस तरह कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी हमने पहले बात की कि उनका ताल्लुक पानी से है, तो हम साफ पानी का इस्तेमाल करें। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, करें डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकल चीजें बताएं ना। जो मैं वो फ्लड इफेक्टेड एरियाज देख के आया हूं, वो तो जहां तक नजर जाती है पानी पानी है भाई। वहां पे वो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमें वहां पे मिनरल वाटर या कोई बड़ा साफ सुथरा पानी मिल जाएगा। वो क्विकेस्ट रेमेडीज बताएं कि जो पहले दो जुगाड़े हैं ना पाकिस्तानियों की, एक तो देसी टोटके, जरा वो भी मेंशन कर दें, और सेकेंडली फिर जो मेडिकेशन है नामों के बगैर वो थोड़ा सा उसको भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस आपने क्विकेस्ट रेमेडी की बात की, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हल रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि जो अपर क्लास हैं उनके लिए मिनरल वाटर हैं, तो अल्लाह ने दूसरे लोगों के लिए भी चीज़ें रखी हुई हैं। उसके लिए उसका सबसे आसान तरीका बॉयल्ड वाटर है। हम बॉयल्ड वाटर इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये है कि इंसान के इख्तियार में ये है कि जितना उसका सर्कल है उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके लिए प्ले करे। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे पानी खड़ा है, उस पानी की वजह से जरासीम पैदा होने हैं, जिनकी वजह से कल को जाके डेंगू और टाइफाइड वगैरह की बीमारियां आनी है, उसको वहाँ से हटाए। ठीक है। उसके अलावा ये है कि जिस तरह डिफरेंट NGOs हो गई, और मैं हूँ और मैं अपने इलाके में मेडिकल कैंप करता हूँ, इस तरह जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी मेडिकल कैंप कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। बेसिकली जो मेडिकल कैंप होता है उसका मकसद ये होता है कि हम अवेयरनेस जनरेट करें। तो किसी को किसी किस्म का मसला होता है, एज सून एज पॉसिबल, बजाय इसके कि बंदा दूसरे घर में टोटके इस्तेमाल करे, हम एक एक्सपर्ट के पास जाएं जिसने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा दिया है इन चीज़ों को, उससे पूछे। दैट्स फाइन, आई सेकंड यू, आई एग्री विद यू ऑन दैट। लेकिन वो नॉर्मल हालात की बात है ना, इस टाइम के ऊपर हम मिलियंस ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, मतलब लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इजीएस्ट वेज आउट देने हैं उन तमाम। बिल्कुल ऐसे ही है। ना मेरे पास पाकिस्तान के अंदर इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना मेरे पास इतने फाइनेंसेस मौजूद हैं कि सलमान साहब हर जगह पे पहुंच जाएंगे, सलमान साहब की टीम हर जगह पहुंच, दैट्स नॉट हैपनिंग। सो जो लोग काम कर रहे हैं कम से कम उनके लिए हम बता दें कि भाई ये फर्स्ट एड है, इस तरह आपने इस चीज को हैंडल करना है, वो जरा तरीके प्लीज बताएं। जी, मायूसी के इस दौर में जिस तरह हर शोबे में मायूसी है, मगर रे ऑफ होप ऑलवेज इज देयर। तो इसके लिए ये है कि जिस तरह डिफरेंट NGOs हैं, देखें सारे सलमान साहब तो नहीं काम कर रहे सारे पाकिस्तान के लिए, डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं और वो जगह जगह पे बैठे हुए हैं, उनके पास जाएं, उनके वो आपको अवेयरनेस देंगे। और उसके अलावा ये है कि जिस तरह कुछ डिजीज़ ऐसी हैं उसका स्किन के एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मुंतकिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ से आप डिस्टेंसेस जनरेट करें और उसकी वजह से भी आप बीमारियों से बहुत कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अल्लाह माफ करे, कोई अछूत नहीं हो जाता, सिर्फ वबा है, वबा से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल एक से आगे बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि किसी एक जगह पे वबा है तो बजाय इसके कि बंदा दूसरे जगह पे जाए कुछ देर वहाँ स्टे करे, जब तक वो
चीज़ें सेटल हो जाती हैं, उसके बाद स्टेप्स ले और अगर आगे पीछे मूव करना है तो मूव करे, क्योंकि कोई भी मसला होता है उसे इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी हल नहीं किया जा सकता, उसे नेशन लेवल पे हल करना होता है, जिसके अंदर हर बंदा अपना पार्ट प्ले करे। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है वो अवेयरनेस जनरेट करे, कोई पैरामेडिक्स है वो ऑन द स्पॉट जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है वो प्रोवाइड करे, तो ये एक सदका जारिया भी होता है। और इसी तरह ही जितने भी मसले मसाइल और चैलेंजेस होती हैं और अच्छी कौमें इसी तरह ही लड़ती हैं, और इसमें मायूसी वाली कोई इतनी बात नहीं होती, एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, मायूसी तो वो है ना, अभी राइट नाउ है कि लोग डूबे पड़े हैं, बिल्कुल डॉलर्स का नुकसान हो गया, बट वी हैव टू फाइट बैक। बिल्कुल ऐसे शम्स साहब, अब जरा चलते हैं आगे। सॉल्यूशन सर, ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि ये सारे इकट्ठे बैठेंगे, पूरी कौम मिलकर लड़ेगी तो हम इस सैलाब से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। सर डोंट यू थिंक सो, एक बार फिर से पूरी दुनिया की कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को जाना चाहिए, दुनिया को जाके बताना चाहिए कि भाई दैट्स हाउ वी आर सफरिंग, नाउ स्टैंड अप फॉर अस। और हमें सिंपैथीज तो यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ जस्टिस चाहिए कि वी आर द विक्टिम्स हियर, वी हैवंट डन नथिंग रॉन्ग बट वी आर द विक्टिम्स हियर। देखिए, बिल्कुल हमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फिर ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, लेकिन इस दफ़ा हमने पुरानी जो नाकामी पिछले दफ़ा जो हुई हमारी उसके सबक सीखते हुए आपको अपने एक बिजनेस प्लान लेके जाना होगा कि हमने किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है लोगों को, क्योंकि इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं, जो कंट्रीज जिन्होंने आपको प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर के किए थे, उनको हमने कोई प्लान नहीं दिया था। वो प्लान आप बना के लेके जाएं। अब आपको मैं इस सिचुएशन में बता रहा हूं कि जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नुकसान आपके घरों के हुए हैं, और वो किस लिए हुए हैं कि ये सारे कच्चे मकानात बनते हैं। अब आपका मौसमी तब्दीली की वजह से सैलाब आगे अगले साल में और ज्यादा आएगा, बारिशें आपकी और ज्यादा होंगी। मार्च से सितंबर तक आपकी बारिशें नहीं होती जब आपको जरूरत होती है, उसके बाद फिर मानसून में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। इससे ये आपको डिजाइन करना है कि अब नए जो आप इनके लिए घर बनाएंगे वो कच्चे और ये रंग लगा के जो आप दिखाने के लिए बनाते हैं खूबसूरत, वो नहीं करने होंगे। अब आपको वुडन मकान बनाने होंगे और एलिवेट करके, जिस तरह से और ममालिक जहां पे सैलाब की तबाहकारियां होती थी वहां उन्होंने किया और लोगों को उठाया, ऊपर मकानों को उठाया, कच्चे लकड़ी के मकान बनाए, वो करना होगा। फिर आपको एग्रीकल्चर के मॉडल में बेसिक तब्दीली लानी है, क्योंकि आप अगर देखें पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकली आप देखें कि 55% 52% की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की, जो मुसलसल नीचे जा रही है और 20-21% हो चुकी है। और इस सैलाब के बाद एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है 20% से भी नीचे चला जाएगा। तो जो आपकी कमर है, जो आपकी मैशत की, उसमें इतना बड़ा हिट पड़ा, तो वो इसकी वजह क्या है कि आप जो एक इंड्यूस्ड फार्मिंग कराते थे कि काश्तकार सस्ती क्रॉप्स लगाता है, जो गंदम अगर आप देखें 1800 से 2000 2500 3000 की वैल्यू की क्रॉप थी, मुश्किल से 1800 से 2200-2400 किसान को मिले। उसके बाद सारी जो इंजॉय करना था वो आपके जखीरा अंदोज ट्रेडर और वो जो आपका एक बहुत बड़ा कार्टेल है, जो शुगर कार्टेल से बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्टेल है, वो आपका आटे वाला गंदम वाला कार्टेल है, वो बेनिफिट ले जाता है। तो आपने किसान की अगर माशी हालत बदलनी है तो आपने हाई वैल्यू क्रॉप्स पे लाना है। पाकिस्तान में जिन इलाकों में गंदम होती है उन इलाकों में ऑयल सीड भी आपको किया जा सकता है और वो बड़ा अच्छा सूटेबल एनवायरनमेंट है। तिल की मिसाल देता हूं, जो 10,000 11,000 रुपए मन की फसल होती है, इसी तरह से आपके पास दीगर फसलें हैं जो हाई वैल्यू क्रॉप की है। मिसाल के तौर पे ये जो आपका साउथ पंजाब में जहां पे ये सैलाब आया है तबाहकारी, उस इलाके में आपका तुख्मे रियान, तुख्म बलंगा जिसको आप कहते हैं, वो पैदा किया जाता है। एक पानी की जरूरत हो सकती है, उसकी एरिया को बढ़ाएं तो वो 6,000 रुपए 5,000 रुपए मन की फसल है जो आप आसानी से उगा सकते हैं। हमें एक मॉडल चेंज करना होगा। आज मैं आपके शो में ये बता रहा हूं कि आपकी इंटरनेशनल वीट की प्राइसेस जो है वो अब नीचे जा रही हैं। 212 की आपकी जुमे को प्राइस थी, आगे जाके हो सकता है ये $200 से नीचे चली जाए, क्योंकि जो सैंक्शंस रशिया पे लग रही हैं, रशिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आपका, यूक्रेन और रशिया मिलके, और जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका जो है वीट का वो आप चाइना है, उसके बाद फिर इंडिया आता है, यूरोप है और दीगर ममालिक है, ऑस्ट्रेलिया। इन सबको देखें कि अगर आपकी क्रॉप अगर $200 $225 की मिल रही है, इंपोर्ट हम हर साल करते हैं, हर साल यही अगस्त में इस दफा से आपका बहरान आया है। ये पहले जब हमारे पास बम्पर क्रॉप होती थी या पहले हमने जो बड़ी क्वांटिटी में गंदम इंपोर्ट की तो सितंबर में ये क्राइसिस क्रिएट किया। इसका मतलब है ये मैन मेड क्राइसिस किया जाता है। कार्टेल जो है, जो गंदम का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, वो आटा बना के पीसने वाले हैं।
आप उसको हिट नहीं करोगे जब तक आप ऐसी एक पॉलिसी ले आओ कि जहां पे मार्केट फोर्सेस कंपीट करें और ग्रोअर को आजाद करो कि वो अपनी जो फसल है महंगी फसलें उगाए। ऑयल सीड की फसलों का अगर आप देखें उगाते हैं तो पाकिस्तान को अराउंड $4 बिलियन की बचत कर सकता है। हम चावल की एक्सपोर्ट जितनी करते हैं उससे ज्यादा की हम ऑयल सीड की इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन यहाँ हो सकता है, कनोला यहाँ हो सकता है और हो भी रहा है लेकिन कम है। आप अपने किसान को ना हुकूमती सरपरस्ती चाहिए, थोड़ा सा ग्रोअर को एक्नॉलेज करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, कहीं पे सब्सिडी कहीं पे फैसिलिटेट करें। खालिद साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, जाते जाते सर रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ टिप्स या कुछ हमारी गुजारिशात अगर हुकूमत तक पहुंचे तो कुछ आप पहुंचाना चाहेंगे गवर्नमेंट तक सर? जी बिल्कुल जी, इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो काश्तकार सैलाब में डूबे हुए हैं अगली फसल काश्त करने के लिए उनको खाद भी मुफ्त दें, उनको डीजल भी दें, उनको बीज भी दें, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें ताकि इस मुल्क की जो 25 करोड़ आवाम है या 26 करोड़ आवाम है उसकी फूड सिक्योरिटी का मसला हल हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें बाहर से भी नहीं मिल रही। अब गंदम का इंटरनेशनल रेट भी ऊपर जा रहा है, हमें अपनी गंदम उगा के ताकि वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जिधे घर दाने उधे कमले भी सियाने। अगर हमारे अपने पास ये चीजें काश्त नहीं होगी तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आएगा। हम फूड सिक्योरिटी में पहले ही बहुत पीछे हैं जी, पहले ही बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसियां गलत है। मैं वाजे बात कर रहा हूँ, हम ना रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना ही हम जिस सेक्टर से 20-25 हजार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं उस पर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है। ज़राअत इस वक्त ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी लफाज नाफिज होनी चाहिए। थैंक यू खालिद साहब, थैंक यू शमसुल इस्लाम खान साहब, थैंक यू सलमान चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस दुआ इजाज़त दीजिए कि आज के शो के अंदर हमने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं कुछ सोल्यूशंस रखने की भी कोशिश की है। ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट तो उनके पास तो मशीनरी, उनके पास डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो फर्दर इसके ऊपर बहुत डिटेल में काम कर सकते हैं, लेकिन वो जेनेरिक इश्यूज़ हैं जो हर पाकिस्तानी समझता है। लेकिन इसके सोल्यूशंस की जानिब जाना अब ये गवर्नमेंट का काम है, आपका और मेरा मिन हैसुल कौम हम सबका मिलकर काम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।